गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर 15। तो हमने आज स्टडी करना है लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज़ लेटिस एनर्जी इन योर 11th क्लास। ठीक है, तो लेटिस एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। जब आप 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द गैसियस स्टेट, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसको क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी। ठीक है, मोर द लेटिस एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है हम बोलते हैं उतना आयनिक कंपाउंड क्या है? स्टेबल है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखनी है कि ये लेटिस एनर्जी हम बॉन्ड फॉर्मेशन में भी दिखा सकते हैं और बॉन्ड ब्रेकेज में भी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी, बट इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, रिक्वायर्ड भी होती है और फॉर्मेशन भी। ठीक है, नाउ लेटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड चार्ज ऑफ द आयंस। साइज और चार्ज पे डिपेंड करती है लेटिस एनर्जी। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है लेटिस एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो उतनी ज़्यादा लेटिस एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो MgCl2 की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू LiCl और Na2S की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू NaCl। बट अगर आप एनायन का साइज सेम रखते हैं और कैटायन का साइज इंक्रीज करते जाते हैं तो लेटिस एनर्जी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। LiCl की ज़्यादा, फिर NaCl की, KCl की। KCl में पोटेशियम का साइज बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर लेटिस एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके पास बॉर्न हेबर साइकिल है फॉर लेटिस एनर्जीज। इसमें आपने क्या करना है? आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम डिफरेंट वेज से भी कर सकते हैं। ये तो इन्होंने क्या किया? मेटलिक सोडियम मेटल प्लस Cl2 गैस को रिएक्ट कराया तो आपके पास NaCl आ गया। बट इस रिएक्शन को शो करने के लिए बहुत सारे अलग स्टेप्स भी होते हैं, तो हम उनसे भी शो कर सकते हैं इस रिएक्शन को। तो एक बार करके देखते हैं। देखो ज़रा, सबसे पहले आप सोडियम मेटल को गैशियस फॉर्म में करोगे। ठीक है, गैशियस फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्लिमेशन। तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो हम S का एडिशन करा दिया। S इज़ द सब्लिमेशन एनर्जी। आपने Na को तो गैशियस फॉर्म में बना दिया, फिर आपके पास क्लोरीन गैस है, उसको आपने क्या कराना है? डिसोशिएट कराना है इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। ठीक है, नाउ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू क्लोरीन एटम्स, तो आपको कुछ ना कुछ डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर D का एडिशन कराया, 2 मोल्स आ गए Cl के, बट आपने NaCl बनाना है, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव को कंबाइन करके क्या बन जाएगा? NaCl। तो आपको 1 मोल चाहिए Cl का, तो इसलिए यहाँ पर ये तो डिसोसिएशन एनर्जी 2 मोल्स की है, तो आपको 1 मोल की एनर्जी चाहिए। इसलिए हम यहाँ क्या कर देते हैं? हाफ Cl2 प्लस D/2 कर देते हैं और Cl गैस। तो आपको ये एनर्जी यूज़ करनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, अब सोडियम गैशियस फॉर्म में तो आ गया, अब आपने सोडियम को आयनिक फॉर्म में करना है, Na पॉजिटिव बनाना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ चाहिए आपको। जब आप सोडियम से इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, वो आपके पास इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, अब आपके पास Cl गैशियस फॉर्म में है, Cl नेगेटिव लाना है आपने। Cl नेगेटिव कैसे आएगा? जब आप इलेक्ट्रॉन की एडिशन कराएंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है यहाँ पर, तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होएगी। ठीक है, अब आपके पास Cl नेगेटिव भी बन गया, Na पॉजिटिव भी। अब Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास NaCl आ जाएगा। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, और वो कौन सी एनर्जी है? लेटिस एनर्जी। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी चेंजेस एक्सप्रेस्ड एज, हमने इस रिएक्शन के लिए एनर्जी चेंज देखना है। Na सॉलिड हाफ Cl2 NaCl, बट ये रिएक्शन डिफरेंट मेथड से भी हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ आपके पास इस रिएक्शन का एंथैल्पी फॉर्मेशन जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स, तो ये सारी ऐड हो जाएंगी। हेस लॉ यही बोलता है ना कि अगर एक रिएक्शन, एक कंपाउंड इस रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल होगी, जो डिफरेंट स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं इस रिएक्शन तक, इस कंपाउंड को बनाने के लिए, उन सब के सम के इक्वल होगी, ठीक है। तो डेल्टा HF फॉर्मेशन इज सब्लिमेशन प्लस हाफ ऑफ डिसोसिएशन प्लस आयनाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटिस एनर्जी, ठीक है। बट अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, लेटिस एनर्जी, तो U नोट को इधर ही रखा, बाकी सबको उधर ले गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, HF माइनस सब्लिमेशन माइनस हाफ ऑफ डिसोसिएशन माइनस आयनाइजेशन माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, एंथैल्पी ऑफ, देखो सब्लिमेशन यहाँ गैशियस फॉर्म में हो गया, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी आयन बन गया, डिसोसिएशन एटम्स आ गए, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनायन आ गया, दोनों को कंबाइन करके NaCl बन गया। तो ये सारे स्टेप्स से हमने ये बनाया, और एक ये रिएक्शन है इससे ये बनाया, तो इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ ऑल दीज स्टेप्स। तो ये लेटिस एंथैल्पी है हमारे पास, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बॉर्न हेबर साइकिल कि अगर हम एक रिएक्शन को, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन को डिफरेंट डाटा से कैलकुलेट कर सके, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल। तो आपके पास इन्होंने बोला कैलकुलेट लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl यूजिंग बॉर्न हेबर साइकिल। आपको सब्लिमेशन एनर्जी दे दी, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 दिया है, याद रखना Cl2 दिया है तो D दिया है हमें, ये आयनाइजेशन एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आपने अभी देखा कि जो लेटिस एंथैल्पी है वो इक्वल टू इन सब के इक्वल है, माइनस 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 सब करते जाना है आपने, ठीक है। डेल्टा HF की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ दिस माइनस रखा, सब्लिमेशन की वैल्यू क्या है 108.7 माइनस ये हो गया, माइनस ये आपने हाफ रखना है क्योंकि Cl का एक ही आयन चाहिए आपको, Cl नेगेटिव, तो हाफ ऑफ द डिसोसिएशन 225.9 माइनस नेक्स्ट क्या आयनाइजेशन एनर्जी 489.5 पुट कर दिया, माइनस नेक्स्ट क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक तो ये वाला माइनस, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला माइनस, दोनों माइनस आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी है -351, तो यहाँ क्या लिखा -351, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आई -773.9 किलो जूल पर मोल। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है ऑन द बेसिस ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट लेटिस एनर्जी ऑफ MgF2। अब आपने किसकी कैलकुलेट करनी है, MgF2 की। तो आपके पास उन्होंने सब्लिमेशन एनर्जी दी है मैग्नीशियम की, डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोरीन दिया है। अब याद रखना फ्लोरीन भी F2 की तरह एग्जिस्ट करता है और 2F नेगेटिव आयन बनाएगा। यहाँ पर आपको चाहिए भी 2 फ्लोराइड आयन है, एक नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम D/2 नहीं करेंगे, D ही रखेंगे, याद रखना है आपने। आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की दी है आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है, डेल्टा HF फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो एक्चुअल में मैग्नीशियम मेटल प्लस फ्लोरीन गैस और MgF2 बना रहा है, ठीक है। सब्लिमेशन हुआ गैशियस फॉर्म, ये आपको जो आयनाइजेशन एनर्जी दी होती है ये डायरेक्ट सेकेंड ही दी होती है, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। डिसोसिएशन करके 2F आयन F एटम आ गए हमारे पास। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्वाइस हो जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ट्वाइस करना है, अगर आपको एक एटम चाहिए तो डिसोसिएशन को हाफ करना है, फिर इन दोनों को कंबाइन किया तो आपको ये चीज़ मिली है, ठीक है। ये क्या है, लेटिस एंथैल्पी। अब आपको पता है कि डेल्टा HF फॉर्मेशन इज इक्वल टू S plus D plus ionization plus twice of electron affinity plus U naught, that is lattice enthalpy। अब आप lattice enthalpy को इधर ले आओगे तो ये सारी चीज़ माइनस हो जाएगी और आपने वैल्यूज पुट करनी है, याद रखना है जो माइनस में गिवन है उसको माइनस में ही पुट करना है, प्लस में पुट नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है और फिर वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल। तो बॉर्न हेबर साइकिल की एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ये फॉर्मूला देखो अभी, अगर आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है बट आपको सारी चीज़ें पता है, लेटिस एंथैल्पी भी पता है, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब कुछ, यू नो एवरीथिंग, तो आप डेल्टा HF कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, इफ़ हीट ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव,
अगर नेगेटिव आ रहा है देन कंपाउंड इज मोर स्टेबल। ऑब्वियसली अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है तो कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर कम एनर्जी रिलीज हो रही है तो कम स्टेबल होगा, ठीक है। If enthalpy of formation is positive then compound formation is unfavorable energetically। energetically वो क्या होगी, unfavorable होगी अगर डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आप उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ दे रहे हैं ताकि ये बॉन्ड फॉर्म हो, ठीक है। तो वो स्टेबल नहीं है तभी आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तभी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। तो नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपके पास डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन है और सारी वैल्यूज़ है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक साइड रखा और सारी वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अगर हमें सारी एनर्जीज़ की वैल्यू पता है और आपने एक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बट आपको होना चाहिए कि सारी रिएक्शंस की एनर्जी गिवन हो, बस एक जिसकी कैलकुलेट करनी है उसकी गिवन ना हो तो उसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एस्टिमेशन ऑफ प्रोटोन एफिनिटी। तो प्रोटोन एफिनिटी क्या होता है कि गैशियस फॉर्म में किसी बेसिक गैशियस मॉलिक्यूल में आपने क्या ऐड करना है, प्रोटोन को की एडिशन करानी है, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन एफिनिटी। तो मान लो ये बेसिक है, ये बेसिक में आप क्या ऐड करा रहे हो, H पॉजिटिव, प्रोटोन की एडिशन करा रहे हो तो XH पॉजिटिव बन जाएगा और प्रोटोन एफिनिटी क्या होगी, डेल्टा H। तो फॉर एग्जांपल NH3 है आपके पास, बेसिक है, गैशियस स्टेट में है, H पॉजिटिव की एडिशन कराई आपने तो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने NH4Cl बनाना है। क्या बनाना है, NH4Cl फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो अमोनिया गैशियस फॉर्म प्लस HCl गैस से आपने क्या बनाना है, NH4Cl, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा HF फॉर्मेशन। तो NH4Cl को बनाने के और भी मेथड्स हैं इन दोनों से। कौन से मेथड हो सकते हैं, वही प्रोटोन एफिनिटी वाला, आपके पास HCl है, डिसोसिएशन कराई, क्या मिला, HCl मॉलिक्यूल से H एटम मिला और Cl एटम मिला। अब H एटम को आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी, कुछ ना कुछ आयनिक फॉर्म में आ गया वो H पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हुई है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराया तो Cl नेगेटिव आ गया। फिर आपने H पॉजिटिव को बेसिक में ऐड करना है, बेसिक रिएक्शन, बेसिक कंपाउंड के साथ एडिशन कराना है, इसका रिएक्ट कराना है, तो यहाँ से ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और Cl नेगेटिव आयन अलग होगा। तो ये प्रोटोन एफिनिटी हो गई क्योंकि प्रोटोन का एडिशन हो रहा है, तो प्रोटोन एफिनिटी। अब उसके बाद NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन होकर आपको क्या देंगे, NH4Cl आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो ये क्या होगी, लेटिस एंथैल्पी। तो डेल्टा HF फॉर्मेशन जो है वो इन सब के इक्वल होगा, D प्लस आयनाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस प्रोटोन एफिनिटी प्लस लेटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको डेल्टा HF पता है, सब कुछ पता है एक्सेप्ट प्रोटोन एफिनिटी, तो हम प्रोटोन एफिनिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रोटोन एफिनिटी क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी प्रोटोन एफिनिटी की, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब आप एडिशन ऑफ प्रोटोन कराएंगे टू सम बेसिक कंपाउंड, ठीक है, इन गैशियस फॉर्म। तो आपको सब कुछ दिया है डेल्टा HF, जहाँ मैंने किलो जूल लिखा है ना वो किलो जूल पर मोल ही एज्यूम करना है आपने, ये एनर्जीज जो है ये किलो जूल पर मोल पे ही के बेसिस पे ही है, ठीक है, 1 मोल के लिए ही है ये, ठीक है। तो डेल्टा HF दिया है, U0 दिया, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डिसोसिएशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटिस एंथैल्पी, डेल्टा HF फॉर्मेशन और प्रोटोन एफिनिटी, ये वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या आई है आपके पास, नेगेटिव वैल्यू आई है। अब आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है, इट टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड। तो ये तो हमें पता ही है कि स्टेबिलिटी बताता है आयनिक सॉलिड की। कैसे बताता है, अगर किसी भी कंपाउंड की लेटिस एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है इसका मतलब वो कंपाउंड स्टेबल ज़्यादा है। लेटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयन। अगर लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो इसका मतलब उन दोनों ऑपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो क्या है, स्टेबल है,
इसलिए मोर द लेटिस एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सिमिलरली मोर द लेटिस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी एंड हायर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो आपको इन जनरल तो हमें पता है कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और नॉन पोलर में इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये हम टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आता है तो आपने मुझसे पूछना है।